Am I audible? Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. So today we are going to discuss about the unsymmetrical fault calculation. एक नए चैप्टर है, ठीक है। सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस का जो चैप्टर था वो खत्म हो गया, तो आज से हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। Unsymmetrical fault calculation. So देखो, जब हम सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस स्टडी किए थे तो सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में हमने बताया था कि सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है। सिमेट्रिकल फॉल्ट वही होता है जो कि जब सिस्टम में सिमेट्रिकल फॉल्ट आ जाता है तो वो जो फॉल्ट करंट का जो वैल्यू होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। हर फेज का जो सिमेट्रिकल फॉल्ट वैल्यू होता है करंट का, वो क्या होता है, इक्वल होता है। एंड उसके बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट है क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो कैसा था, इस तरह से था। ये हो गया आर वाई सी, ये तीनों फेज का जो करंट का वैल्यू होगा वो सेम होगा, ठीक है। मतलब कि एक का अगर मान लो 50 एम्पियर होगा तो इसका भी 50 एम्पियर होगा, इसका भी 50 एम्पियर होगा, ठीक है। और इनके बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट है कितना होगा, 120 डिग्री का, 120। ये था हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट। और सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होता है, किस तरह का फॉल्ट होता है, अगर तीनों फेज अगर शॉर्ट हो जाए, ठीक है, तीनों फेज, मतलब ट्रिपल एल फॉल्ट जो होता है, ये एक सिमेट्रिकल फॉल्ट का एग्जांपल है। और ट्रिपल फेज टू ग्राउंड, ये जो होता है, ये दो फेज, ये दो फॉल्ट क्या होता है, ये दो फॉल्ट सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, ठीक है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन। सो एक बार देख लेते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हम किसे कहते हैं। सो देखो, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट किसे कहते हैं। सिमेट्रिकल में क्या होता है कि हर एक फेज का जो फॉल्ट करंट होता है इक्वल होता है एंड इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा 120 डिग्री होगा। सो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के लिए ये नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि क्या है कि इनका जो हर एक फेज का जो करंट का वैल्यू होगा, मान लो कि सिस्टम में हमारा एक फॉल्ट ऑकर हुआ है, ठीक है। तो वो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, हम उसे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कब कहेंगे, जब उस फॉल्ट करंट का, हर एक फेज का फॉल्ट करंट का वैल्यू इक्वल नहीं होगा एंड उसके बीच का जो फेज डिफरेंस है या फेज डिस्प्लेसमेंट है वो क्या, इक्वल नहीं होगा। मतलब 120 डिग्री का हर एक फेज का जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट है ऐसा नहीं होगा। तो उस फॉल्ट को हम क्या कहेंगे, उस फॉल्ट को हम अनसिमेट्रिकल
फॉल्ट कहेंगे, ठीक है। सो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का अनसिमेट्रिकल unsymmetrical fault on three phase system, ये क्या है? those fault on the power system which give rise to unsymmetrical fault current, ठीक है, unsymmetrical fault current. That means unequal fault current in the line, ठीक है, in the line with क्या? unequal phase displacement, ठीक है, phase displacement are known as unsymmetrical ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जो हर एक फेज होगा, उस फेज का करंट क्या होगा? इक्वल नहीं होगा। जब फॉल्ट ऑकर होगा तो वहां पर जो फॉल्ट करंट होगा हर एक फेज का, जो कि इक्वल नहीं होगा, मतलब कि कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये एक फेज है, ये एक फेज है, और लो ये, ठीक है, ये तीनों फेज है। एक को ले लो आई आर, मतलब कि आर फेज है, आर फेज का करंट है, ये वाई फेज का करंट है, और ये क्या है? बी फेज का करंट है। सो देखो यहाँ पर तीनों करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? अलग है, ठीक है। सो अनइक्वल है, देखो तीनों फेज का जो करंट है अनइक्वल है, एंड इसके बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा, आर वाई के बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट है, वाई बी का जो फेज डिस्प्लेसमेंट है, या फिर आई आर और बी का जो आई बी का जो फेज डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या क्या होगा? अनइक्वल होगा। तो इस फॉल्ट को हम क्या कहेंगे? इस फॉल्ट को हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। सो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कितने टाइप का होता है? पिछले मैंने डिस्कस किए थे, फिर एक बार बता देता हूं। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट तीनों टाइप का बेसिकली होता है, जैसे कि क्या होता है? लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, मतलब के एलजी फॉल्ट, जिसे हम एलजी फॉल्ट कहते हैं। मैक्सिमम जो हमारा सिस्टम में जो फॉल्ट आता है वो कौन सा फॉल्ट आता है? ये वाला, ठीक है, एलजी फॉल्ट, याद रखना। दूसरा क्या है? दूसरा है लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? डबल एल फॉल्ट, ठीक है। ये हो गया लाइन टू लाइन फॉल्ट। और एक फॉल्ट आता है तो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। तो क्या कहते हैं? डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इस फॉल्ट को हम क्या कहते हैं?
डबल एल जी, फॉल्ट को क्या कहते हैं? LLG, मतलब के डबल एल जी, ठीक है। तो बेसिकली इन तीन टाइप का अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। और जैसे कि फर्स्ट वाला जो है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, सिंगल लाइन मतलब 3 फेज ये लाइन होगा, ठीक है। ये क्या है? 3 फेज लाइन है। जैसे कि आर, ये वाई फेज है, ये बी फेज है। सो मान लो एक फेज और ग्राउंड के बीच का जो फॉल्ट आएगा, इसे हम क्या कहेंगे? ये LG फॉल्ट है, ठीक है। ये LG फॉल्ट, इसे हम LG फॉल्ट कहते हैं। अच्छा, दूसरा जो है लाइन टू लाइन फॉल्ट कैसा आएगा? लाइन टू लाइन फॉल्ट, दोनों लाइन के बीच का जो फॉल्ट होगा, मतलब ये दो लाइन अगर शॉर्ट हो जाए एक दूसरे के साथ, आर वाई बी, मतलब कि वाई फेज और बी फेज एक दूसरे के साथ शॉर्ट हो गया, तो इस फॉल्ट को हम क्या कहेंगे? इस फॉल्ट को हम LL फॉल्ट कहेंगे, ठीक है। और तीसरा जो है, तीसरा क्या है? LLG फॉल्ट, मतलब ये मान लो आर वाई एंड बी। सो LL मतलब दो एल को लेकर ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब के एक एल, ये लाइन, वाई लाइन, बी लाइन एंड इसके साथ ग्राउंड। तो ये जो फॉल्ट होगा, इस फॉल्ट को हम क्या कहेंगे? इस फॉल्ट को हम डबल एल टू ग्राउंड फॉल्ट कहेंगे, और इसे LLG फॉल्ट कहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। सॉरी, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का बीच का जो डिफरेंस है बेसिकली यही है कि सिमेट्रिकल फॉल्ट का जो वो फॉल्ट करंट होगा, क्या होगा? इक्वल फॉल्ट करंट होगा, ठीक है। और उसके बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट है, उस फेज डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 120 डिग्री होगा। तो इस फॉल्ट को हम कहेंगे सिमेट्रिकल फॉल्ट। और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट किसे कहेंगे? जब फॉल्ट करंट का वैल्यू इक्वल नहीं होगा, मतलब कि अनइक्वल होगा, एंड इसका जो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा एक दूसरे के साथ, उस फेज डिस्प्लेसमेंट भी अनइक्वल होगा, ठीक है। तो जब ऐसा फॉल्ट ऑकर होगा, तब उस फॉल्ट को हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहेंगे। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट दो तरह का होता है, अगर तीनों लाइन शॉर्ट हो जाए, या तो फिर तीनों लाइन के साथ ग्राउंड को लेके शॉर्ट हो जाए, तो हम इसको सिमेट्रिकल फॉल्ट कहेंगे। और अगर इस तरह का फॉल्ट होगा, मतलब एक लाइन और ग्राउंड के बीच शॉर्ट हो जाए, या तो फिर दो लाइन के बीच शॉर्ट हो जाए, या फिर दो लाइन और ग्राउंड के बीच शॉर्ट हो जाए, तो इस फॉल्ट को हम क्या कहेंगे? इस फॉल्ट को हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहेंगे। सो यही अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है। सो आप देखते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं कि सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस तो हमने पिछले चैप्टर में देखा है कि सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस करने के लिए कुछ स्टेप होता था, जैसे कि हमें बेस के भी एज्यूम करना पड़ता था, बेस के भी लेना पड़ता था। हर एक जो वहां पर सिस्टम में जो हर एक इक्विपमेंट रहता था, उसका जो परसेंटेज रिएक्टेंस था, वो परसेंटेज रिएक्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ता था, ठीक है। उसका जो इंटरनल रिएक्टेंस है उसे परसेंटेज रिएक्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ता था। और फाइनली वो जो जनरेटिंग स्टेशन से अप टू फॉल्ट पॉइंट तक हमें टोटल जो रिएक्टेंस है, वो रिएक्टेंस को कैलकुलेट करके हमें उसका जो फॉल्ट करंट है या तो फिर शॉर्ट सर्किट करंट है, हम उसे कैलकुलेट किए थे, ठीक है। लेकिन देखो, वहां पर सिमेट्रिकल फॉल्ट में अगर किसी भी एक फेज का अगर हम कैलकुलेशन कर ले, तो वही बाकी जो दो फेज है, वो दोनों फेज के लिए क्या होगा? इक्वली होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। लेकिन अनसिमेट्रिकल में ऐसा नहीं होगा। हम एक फेज का कैलकुलेशन करके बाकी दो फेज का जो करंट होगा उसे हम नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए कुछ अलग सा मेथड है, ठीक है। सो वो अलग सा मेथड क्यों, क्या है, हम वो डिस्कस करेंगे। तो देखो, अच्छा, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? सर लाइन टू लाइन फॉल्ट को फेस टू फेस फॉल्ट बोल सकते हैं क्या? हाँ, बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। लाइन और फेज तो एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पर किसी को, सबको क्लियर है ना यहाँ तक?
यस सर। तो चलो आगे देखते हैं। तो ये जो हमारा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन का दो प्रोसेस है, ठीक है, इसका दो प्रोसेस है। क्या है? एक है किरचॉफ लॉ, और नंबर टू क्या है? नंबर टू है सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड। सो एक है क्या? किरचॉफ लॉ, और दूसरा मेथड है सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड। तो ये जो किरचॉफ लॉ ये मेथड है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, हम इस मेथड को नहीं करेंगे, या तो फिर ये आपका सिलेबस में नहीं है। सो हमारा सिलेबस में जो है और जो इजीएस्ट मेथड है वो है क्या? सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड। सो इस सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड है क्या? देखो, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल मतलब क्या है? इक्वल। मतलब ये जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है ना, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है, वो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट करंट का जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट है उसे हम अलग अलग से एज्यूम करेंगे, ठीक है, अलग अलग से कैलकुलेशन करेंगे। वो कैसा कैसे करेंगे ये आप देखेंगे, ठीक है। तो देखो, एक सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, हेलो, फेज अनसिमेट्रिकल मतलब के ये हुआ है, ये है, और इस तरफ से ही ले लें, ठीक है। तो एक हो गया हमारा आर फेज का करंट, ये है वाई फेज का करंट, और ये है बी फेज का करंट। सो ये क्या है? ये है एक अनसिमेट्रिकल, ठीक है, ये जो करंट है ये एक अनसिमेट्रिकल है। सो इसका हम कुछ सिमेट्रिकल कंपोनेंट लेंगे। तो इसका सिमेट्रिकल कंपोनेंट क्या होगा? इसका तीन सिमेट्रिकल कंपोनेंट होता है, ठीक है, तीन कंपोनेंट होता है। जैसे कि एक पहला कंपोनेंट जो होता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट्स, ठीक है। सो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट मतलब इसका जो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट हम लेंगे, मतलब कि देखो, पहले ये जानना होगा कि पॉजिटिव सीक्वेंस होता क्या है, ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस होता क्या है। तो पॉजिटिव सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है? हमारा जो सिस्टम में जब पावर जनरेट होता है, मान लो कि एक अल्टरनेटर है, ठीक है, यहाँ पर एक अल्टरनेटर है, ठीक है, ये थ्री फेज अल्टरनेटर है। इस अल्टरनेटर पावर जनरेट कर रहा है, ठीक है, ये अल्टरनेटर क्या कर रहा है? पावर जनरेट कर रहा है। तो ये जो पावर जब जनरेट करेगा तो इसका फेज का सीक्वेंस क्या होता है? आर वाई बी, ऐसा होता है कि नहीं? तो आर वाई बी, जब किसी भी फेज का जो सीक्वेंस होगा ये ओरिजिनल फेज सीक्वेंस के साथ इक्वल होगा, तब हम उसे क्या कहेंगे? तब हम उसे पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कहेंगे। मतलब कि यहाँ पर करंट और ये जो करंट है इनके बीच का जो फेज सीक्वेंस होगा इसी तरह का होगा, ठीक है, मतलब आर वाई बी ये सीक्वेंस में ही रहेगा। जब ऐसा होगा तब हम उसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। सो पॉजिटिव सीक्वेंस क्या है? पॉजिटिव सीक्वेंस, देखो, पॉजिटिव सीक्वेंस किसे कहते हैं? पॉजिटिव से याद रखना, ठीक है, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस मीन्स phase sequence means phase sequence
is the same as that of the original three-phase system. So original थ्री फेज जो सिस्टम है RYB, सो RYB इसका फेज सीक्वेंस भी RYB ऐसे ही रहेगा। तो देखते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर और एक टर्म जो है बैलेंस सिस्टम। बैलेंस सिस्टम क्या होता है? बैलेंस सिस्टम किसे कहते हैं? बैलेंस सिस्टम कहते हैं ये जो हर एक जो करंट, ये जो हर एक फेज का जो करंट होगा, ठीक है, ये हर एक फेज का करंट के बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा वो 120 डिग्री होगा एंड उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। ठीक है, मतलब कि ठीक है, RY IR I, ठीक है। सो IR IY और IB ये तीनों करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा और इनके बीच का जो एंगल होगा क्या होगा? 120 डिग्री। सिमेट्रिकल कंपोनेंट जब हम डिस्कस कर रहे थे, सिमेट्रिकल के जो है ना, कि हर एक एंगल 120 डिग्री होता है, मतलब इसका यहाँ पर अगर सिमेट्रिकल फॉल्ट अराइज हो गए तो क्या होगा? ये हर एक करंट सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट, ये करंट का वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन सिमेट्रिकल हम इसे क्यों कर रहे हैं कि करंट तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन हर एक करंट का वैल्यू सेम ही रहेगा और इसके बीच का एंगल 120 डिग्री रहेगा, तब उसे हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट कहते हैं। और बैलेंस सिस्टम जो होता है, हमारा जनरेटर से जो पावर जनरेट होता है, उस पावर का जो क्या होता है, हर एक जो करंट होता है, हर एक करंट और वोल्टेज जो भी होगा उसके बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा वो 120 डिग्री होगा और हर एक करंट का जो वैल्यू होगा सेम रहेगा। सो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बैलेंस सिस्टम कहेंगे। तो इसका अगर डेफिनेशन हम देखेंगे तो कुछ इस तरह सा होगा कि बैलेंस सिस्टम ऑफ थ्री फेज current implies that three current are equal in magnitude, having 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, फ्रॉम ईच अदर। सो यहाँ पर क्या है, ये दो टर्म याद रखना। एक है क्या है? पॉजिटिव फेज सीक्वेंस और बैलेंस सिस्टम। ठीक है, तो बैलेंस सिस्टम किसे कहते हैं? हर एक करंट का वैल्यू सेम रहेगा और उसका जो एंगल रहेगा 120 डिग्री रहेगा। ठीक है, और पॉजिटिव फेज सीक्वेंस किसे कहेंगे? जब इसका फेज ओरिजिनल फेज मतलब RYB ओरिजिनल फेज के साथ इक्वल होगा तब उसे हम पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कहेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा, मान लो कि इसका जो फेज सीक्वेंस है ये कुछ इस तरह से है RBY, सो RBY जो है ओरिजिनल के साथ मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, सो इसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव फेज सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे। सो बेसिकली यही पॉजिटिव फेज सीक्वेंस होता है। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड में जो तीन तरह का कंपोनेंट होता है, जो पहला है पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। ठीक है, अच्छा, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस इसका फिगर कैसा आएगा देख लेते हैं। देखो, इसका फिगर कुछ इस तरह से आएगा।
गड़बड़ होगा। एक आया, इसका एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा आई आर, आई आर क्या है, आई वाई, और ये क्या है, आई पी। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव सिचुएशन को हम कैसे डिनोट करेंगे। इसका जो करंट है, मतलब कि जो आर फेज, वाई फेज और बी फेज का जो करंट है, इसके साथ हम 1 को लिखेंगे। ठीक है, 1 मतलब आई आर 1, आई वाई 1 एंड आई वी 1। सो इस तरह से होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे कि इसका जो करंट का वैल्यू है, ये करंट का वैल्यू पॉजिटिव सीक्वेंस है। ठीक है, और इसके बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा, सब 120 डिग्री का होगा। ठीक है, तो 120 का होगा। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव सीक्वेंस हो गया। अब सेकंड को देखते हैं। सेकंड क्या है, नेगेटिव फेज सीक्वेंस। ठीक है, सो नेगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट। तो नेगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट क्या है, सो जब दोनों फेज एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करेगा, मतलब कि ये जो ओरिजिनल जो सीक्वेंस है आर वाई बी, ये आर वाई बी नहीं रहेगा, क्या होगा, आर बी वाई हो जाएगा। तब उसको हम क्या कहेंगे, तब उसको हम नेगेटिव फेज सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, जैसे कि ये हमारा आर फेज हो गए, वाई एंड हो गया हमारा बी, यही था ना। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव सीक्वेंस में क्या होगा, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में क्या होगा, ये दोनों फेज इंटरचेंज कर जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, आई बी आ जाएगा, यहाँ पर आई वाई आ जाएगा। ठीक है, आई बी आई वाई, और यहाँ पर आई आर रहेगा। सो ये हो गया हमारा क्या, नेगेटिव फेज सीक्वेंस, जो ओरिजिनल हमारा जो फेज सीक्वेंस होता है उसके साथ सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तब हम इसे क्या कहेंगे, इसे नेगेटिव फेज सीक्वेंस कहेंगे। तो इसका जो करंट है, इस करंट को डिनोट करने के लिए क्या है, इसके साथ हम IR2 लिखेंगे। ठीक है, तो जब जब हम ऐसा बोलेंगे कि IR1, तो IR1 क्या है, IR1 रेड फेज का जो करंट है उसका पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है। ठीक है, रेड फेज का जो करंट है वो रेड फेज का करंट का पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। और अगर हम ऐसे बोलेंगे जो IR2 क्या है, तो IR2 क्या है, रेड फेज का जो करंट है उसका नेगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट है। ठीक है, तो नेगेटिव को हम टू देंगे और पॉजिटिव को हम 1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा कंपोनेंट, नेगेटिव। अच्छा, और लास्ट एक होता है, तो क्या होता है, जिसे हम जीरो सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, लास्ट एक कंपोनेंट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, जीरो फेज सीक्वेंस कंपोनेंट। सो जीरो फेज सीक्वेंस कंपोनेंट का जो होगा किस तरह से होगा। ठीक है, मतलब कि ये एक आई आर है, एक आई वाई, एक आई। तो ये तीनों करंट है, तीनों करंट, इसको हम जीरो सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, जीरो फेज सीक्वेंस हम, जीरो फेज सीक्वेंस कंपोनेंट। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, जीरो फेज सीक्वेंस। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हर एक करंट का, मतलब हर एक फेज का जो करंट है, हर एक करंट का जो वैल्यू होगा वो
सेम रहेगा, लेकिन इनके बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट था वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो फेज सीक्वेंस कंपोनेंट हम किसे कहेंगे, जब हर एक फेज का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन इसके बीच का जो एंगल होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, ये फेज डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तब हम इसे क्या कहेंगे, जीरो फेज सीक्वेंस कंपोनेंट। ठीक है, और इसे हम पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट कहते हैं। पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट क्या है, हर एक फेज का जो करंट का वैल्यू है वो सेम रहेगा और उसके बीच का जो एंगल है वो भी सेम रहेगा। और नेगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट क्या है, हर एक फेज का जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा, उसके बीच का जो एंगल रहेगा वो भी सेम रहेगा, लेकिन दो फेज एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर जाएगा। ठीक है, तब हम इसे क्या कहेंगे, नेगेटिव फेज सीक्वेंस कहेंगे। और जीरो फेज सीक्वेंस किसे कहते हैं, जब हर एक फेज वैल्यू का जो फेज करंट का वैल्यू होगा क्या होगा, हर एक करंट का वैल्यू जो इक्वल होगा बट उसके बीच का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा, मतलब उसके फेज डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तब हम उसे क्या कहेंगे, तब हम उसे जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट कहेंगे। सो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को कैलकुलेट करने के लिए उसको हमें तीन कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा, तीन कंपोनेंट एज्यूम करना पड़ेगा। माने मतलब कि ये मैथमेटिकल कंपोनेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये मैथमेटिकल कंपोनेंट है। तो इन तीनों कंपोनेंट क्या होगा, सिमेट्रिकल के फॉर्म में होगा। एक क्या है, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट, दूसरे क्या है, नेगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट, और तीसरा क्या है, जीरो फेज सीक्वेंस कंपोनेंट। ठीक है, उसे हम इन तीनों कंपोनेंट में डिवाइड किया है। अब देखो, सो यहाँ पर तीनों फेज को अगर हम, अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस ये जो जीरो फेज सीक्वेंस कंपोनेंट है ना, इसे हम जीरो से डिनोट करेंगे। ठीक है, आई आर जीरो, आई वाई जीरो, आई बी जीरो। ठीक है, ऐसे डिनोट करें। मतलब के पॉजिटिव फेज सीक्वेंस के लिए, मतलब के पॉजिटिव जो फेज सीक्वेंस है उसके लिए हम वन से डिनोट करेंगे, नेगेटिव के लिए टू से डिनोट करेंगे, और जो जीरो है, जीरो सीक्वेंस है उसको हम जीरो से डिनोट करेंगे। ठीक है, आई आर जीरो, आई वाई जीरो, आई बी जीरो। ठीक है, सो अब हम देखते हैं, यहाँ पर मान लो कि थ्री फेज है। ठीक है, थ्री फेज है, फेज वन, फेज, तीनों फेज है, क्या है, आर, आई एंड बी। ठीक है, इसका करंट क्या है, आई आर, इसका करंट क्या है, आई वाई, इसका करंट क्या है, आई बी। तो इन तीनों करंट का जो वैल्यू आएगा क्या होगा, आई आर का जो वैल्यू होगा, आई आर क्या होगा, आई आर ये वेक्टर है। ठीक है, आई आर का वैल्यू क्या होगा, ये तीनों कंपोनेंट का जो आर का जो वैल्यू होगा, मतलब के पॉजिटिव कंपोनेंट के लिए जो आर फेज का जो करंट है उसका वैल्यू क्या है, आई आर वन है। अच्छा, नेगेटिव सीक्वेंस का जो कंपोनेंट है उसका जो आर फेज का वैल्यू है क्या है, आई आर टू। ठीक है, और जीरो सीक्वेंस में जो आर फेज का जो करंट का वैल्यू है, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है वो क्या है, आई आर जीरो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल करंट। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल आर फेज का करंट। मतलब कि अनसिमेट्रिकल को हम कैलकुलेट करने के लिए तीनों अलग अलग कंपोनेंट को, करंट को कैलकुलेट करेंगे, उसको समेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर फेज का करंट। अब क्या है, अब देखो वाई फेज का जो करंट होगा, आई वाई, आई वाई क्या होगा, आई वाई क्या होगा, आई वाई वन, आई वाई टू एंड आई वाई जीरो। ठीक है, और लास्ट में जो बी है, बी का जो करंट वैल्यू होगा क्या होगा,
पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव जो वैल्यू होगा क्या होगा, IB1, इसका नेगेटिव का वैल्यू क्या आएगा, IB2, और इसका जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, IB0। तो बेसिकली ये तीनों वैल्यू है, ठीक है। मतलब आर फेज, वाई फेज और बी फेज का जो करंट का वैल्यू होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तीनों अलग अलग कंपोनेंट का जो करंट आएगा उसको हम समेशन कर देंगे, तो हर एक फेज करंट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ये अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट फॉल्ट कैलकुलेशन जो है, ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन की तरह उतना इजी नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए फर्स्ट टू लास्ट इसे अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। अंशु, अंशु, Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. दीपक, यस सर, क्लियर है। क्लियर है। तो ठीक है, आज क्लास को यही खत्म करते हैं। थैंक यू सर। हाँ, Thank थैंक यू। you, sir. Thank you, sir. अच्छा, वो अटेंडेंस भेज देना प्रणव। प्रणव आज नहीं है क्या क्लास में? नो सर, अटेंडेंस भेज देंगे आप। ओके ओके, ठीक है। ओके, ठीक है, आई एम एंडिंग माय क्लास, थैंक यू। थैंक यू सर।